अब हम देखने लगे हैं हमारा सिलेबस का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है, हम इसको डिस्कस करेंगे। और आप इसे कह सकते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इसके बगैर पेपर नहीं बनेगा आपका। आपके पेपर में 110% रेवेन्यू में से सवाल जो है वो आएगा ही आएगा। या तो वो शॉर्ट में पूछेगा, एंट्रीज पूछ लेगा, या आपसे इसका डिस्क्लोजर पूछ लेगा, या आपसे एक्सट्रैक्ट्स मांग लेगा। लेकिन इस स्टैंडर्ड में से लाजमी उसने पेपर आपका टेस्ट करना ही करना है। स्टैंडर्ड इज क्वाइट इजी, स्टैंडर्ड इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एज कंपेयर टू द रिमेनिंग स्टैंडर्ड। ये इजी स्टैंडर्ड है क्योंकि इसका टेस्टिंग लेवल भी हमारा 2 है। तो एक्सपेक्ट के हम इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो ही कर रहे होंगे। शॉर्ट एमसीक्यूज ये सारा भी आ सकता है, थ्योरेटिकली भी आ सकता है। बट मज़े का चैप्टर है, मज़े का स्टैंडर्ड है, उसको हम देखते हैं। नाम है रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर। नाम ही शो कर रहा है कि जो हमने कस्टमर्स के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट किया है उसकी जो रेवेन्यू रिकग्निशन है वो हमने किस तरह से करनी है, किस तरह से हम अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, क्या असूल होंगे वो देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, हम उसको यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, डिस्कस आउट कर रहे होंगे। तो रेवेन्यू रिकग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और 5 स्टेप मेथड होगा, उस पर देखेंगे क्या है क्या नहीं है, क्या कुछ इसमें इन्वॉल्व है, क्या कुछ इसमें इन्वॉल्व नहीं है। उसको हम क्या करेंगे, हम इसको डिस्कस आउट जो है वो कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा कोर प्रिंसिपल क्या है। उसको हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा 5 स्टेप मॉडल्स जो है वो क्या होंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे कि हमारा रेवेन्यू रिकग्निशन का 5 स्टेप मॉडल क्या है। हम उसको जो है वो क्या करेंगे, हम उसको यहाँ पर देख रहे होंगे कि किस तरह से वो 5 स्टेप्स पूरे होते हुए हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपना रेवेन्यू जो है उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। सो देखते हैं, शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम ज़रा बात करते हैं हमारी इनकम की। आप लोग पीआरसी से पढ़ते आ रहे हैं और आप लोग हमेशा देखते हैं कि इनकम क्या होती है, क्या नहीं होती। तो इनकम में आप बताएं, हमने दो चीज़ें जो हैं वो हमने देखी होती हैं। एक है हमारे पास रेवेन्यू, दूसरा आपने वर्ड पढ़ा होता है अदर इनकम का। तो रेवेन्यू में और अदर इनकम में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होता है? एनीवन जो आप में से बताना चाहेगा? रेवेन्यू में और अदर इनकम में क्या डिफरेंस होता है, बताएंगे? रेवेन्यू इज बेसिकली फ्रॉम योर करंट बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, मेन कोर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। मतलब अगर आप देखें, आपकी एक दुकान है, फॉर एग्जांपल आपकी एक मिल्क शॉप है। उस मिल्क शॉप पे आप जो पैसा कमाएंगे मिल्क प्रोडक्ट से, वो हमारा क्या कंसिडर होगा, वो हमारा रेवेन्यू जो है वो कंसिडर होगा। और अदर इनकम क्या होगी, फॉर एग्जांपल आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपका डिस्पोजल ऑफ एसेट्स हुए हैं, आपके रेंट वगैरह आपको रिसीव हुआ है, ये आपकी क्या कंसिडर होंगी, अदर इनकम जो है वो कंसिडर होंगी। तो रेवेन्यू बेसिकली क्या है, रेवेन्यू वो है जो आपका मेन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस से आप कमा रहे हैं, वो रेवेन्यू है। और जो इसके अलावा होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपकी अदर इनकम कहला रही होगी। तो हम यहाँ पे अब सारा डिस्कस करने लगे हैं इस रेवेन्यू की रिकग्निशन का मॉडल जो है वो डिस्कस आउट करने लगे हैं।
बिकॉज अभी तक तो हाँ आप लोग यही पढ़ते आए हैं और हमने सिखाया भी यही है कि यार सेल्स होंगी तो यहाँ पे इसको डेबिट कर दें, इसको क्रेडिट कर दें, आप अपनी सेल्स जो हैं उसको क्रेडिट कर दें, अपने डेटर्स को है जो रिसीवेबल्स को हैं वो डेबिट कर दें। ये हमने बहुत इजी वे में जो है वो क्या किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है कि ये कर लें। लेकिन बिजनेसेस जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। बिजनेसेस जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं कि इतना आसान रेवेन्यू की रिकग्निशन हम नहीं कर सकते। क्यों? आप अगर देखें बिजनेसेस के ऊपर बात करें तो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनकी नेचर ही क्या होती है, उनकी नेचर ही कॉम्प्लेक्स होती है। आप एक कॉम्प्लेक्स नेचर का कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे हैं जहां पे जो आपके परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, जो उस कॉन्ट्रैक्ट में जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो डिफरेंट है। वो क्या है आपके परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस जो हैं वो डिफरेंट है। जैसे आप बात करते हैं, एक टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर सेल कर रहा है, वो सेल कर रहा है पैकेजेस को लेके। अब पैकेजेस को सेल कर रहा है लेकिन साथ वो आपको एक मोबाइल फ़ोन भी दे रहा है। मोबाइल फ़ोन बेचेगा, उसकी पेमेंट जो है वो इमीडिएट आ जानी है। पैकेजेस जो हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो चलने हैं। तो कैसे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, कैसे हम उसको लेके चलेंगे, वो हम क्या कर रहे होंगे यहाँ पे डिस्कस करें। बिकॉज मल्टीपल चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं आई कैप की। आई कैप आपसे एग्ज़ाम फ़ी चार्ज करता है, आई कैप आपसे एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ी चार्ज करता है। अब ये एग्ज़ाम फ़ी को उसने कब रेवेन्यू के तौर के ऊपर रिकॉर्ड करना है? जब रिसीव करेगा तब रिकॉर्ड करना है, या जब पेपर्स कंडक्ट हो जाएंगे तब रिकॉर्ड करना है, या जब रिजल्ट आ जाएगा तब रिकॉर्ड करना है? एनुअल सब्सक्रिप्शन फी को कैसे रिकॉर्ड करना है? तो यहाँ पे कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें यहाँ पे क्या हो रही हैं, आपकी इन्वॉल्व जो हैं वो हो रही होंगी। फॉर एग्जांपल, आपका एक बिजनेस है और आपका बिजनेस जो है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, और आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है एक प्लाज़ा बनाने का। प्लाज़ा जो है उसकी 10 स्टोरीज हैं, और आपको जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो उस प्लाज़े का हुआ, लेकिन आपको जो पेमेंट्स रिसीव हो रही हैं वो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के ऊपर रिसीव हो रही हैं, कि जितना आपका प्लाज़ा कंप्लीट हो गया उतनी आपको पेमेंट्स की जा रही हैं। तो सवाल ये है कि अगर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन पे रिकॉर्ड हो रही है तो आप अब ये एंट्री नहीं कर सकते। अगर एक दुकानदार है, अगर एक दुकानदार ने किस्तों के ऊपर, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर चीज़ें बेची हुई हैं, उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम फ्यूचर में पैसे मिल रहे हैं, वो अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकता। एक टेली कम्युनिकेशन सेक्टर है जो पैकेजेस बेच रहा है और मोबाइल भी उसने बेचा हुआ है, वो भी इसका रिकॉर्ड नहीं कर सकता। आई कैप इसका रिकॉर्ड नहीं करेगा। बिकॉज जहाँ पे बिजनेसेस ग्रो होंगे वहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो क्या होती जाएंगी, कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। आपकी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो क्या होती जाएंगी, कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। जैसे अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें, आप बैंक्स की बात करें, बैंक जो है वो सेल करता है अपना क्रेडिट कार्ड, सेल करता है। कस्टमर उस क्रेडिट कार्ड को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। कभी भी कस्टमर ने कोई चीज आज तक लेट नहीं की, बिल्कुल भी लेट नहीं की। तो बैंक को तो कोई इस वक्त पैसे नहीं मिल रहे, सर्विस चार्जेस नहीं मिल रहे। तो बैंक को जब सर्विस चार्जेस मिलेंगे तो बैंक ने उस क्रेडिट कार्ड को सर्विस चार्जेस रिसीव कर रहा होगा, जो अमाउंट रिसीव कर रहा होगा कैसे रिकॉर्ड करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। एक इंश्योरेंस कंपनी है, एक इंश्योरेंस कंपनी जो है उसने अपना इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है वो बेच रही है, उसको एनुअल प्रीमियम जो है वो मिल रहा है। क्या उस एनुअल प्रीमियम को रिकॉर्ड करेगी, नहीं करेगी? कुछ उसका प्रीमियम रिसीवेबल है, कुछ उसका प्रीमियम एडवांस्ड है, कुछ उसने जो पॉलिसीज बेची हुई हैं कहीं पे उसकी पॉलिसीज जो हैं अब उसके परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस जो हैं वो आपने क्या करने हैं, वो आपने फुलफिल करने हैं। तो वो कैसे रिकॉर्ड करेगी? जब उसको एक प्रीमियम मिलेगा, जब उसको इंश्योरेंस की पेमेंट आएगी तो किस तरह से रिकॉर्ड करेगी, वो हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे मैं आपको बात करता हूँ, यहाँ पे अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं,
गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप बात करते हैं, मेट्रो के सिस्टम की बात करते हैं, अब मेट्रो के सिस्टम में कार्ड्स वगैरह जो हैं वो पंच हो रहे होते हैं। अब कार्ड्स में एक बंदा आता है, वो अपना 1 मंथ का पूरा पास जो है वो ले लेता है, लेकिन वो अपनी गाड़ी को इस्तेमाल ही नहीं करता, वो कोई मेट्रो को उसने पूरे महीने में इस्तेमाल नहीं किया। अब जो उसको पैसे आ रहे हैं तो वो कैसे गवर्नमेंट रिकॉर्ड करेगी? बिकॉज गवर्नमेंट ने पैसे लिए हैं किसके लिए? मेट्रो बस की सर्विसेज के लिए दिए हैं। कस्टमर ने कार्ड लिया है, वो इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा, कैसे रिकॉर्ड होगा रेवेन्यू? यहाँ पे कर लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जिम की बात करते हैं। जिम जो है वो मेंबरशिप फ़ी जो है वो भी ले रहा है, वो मंथली फ़ी जो है वो भी ले रहा है। अब एक बंदा उसने महीने के एंड पे फ़ी पे की है, एक बंदे ने महीने के दौरान फ़ी पे की है, एक बंदा ऐसे है जो जिम के पैसे दे के आ गया लेकिन जिम कोई बड़ा नहीं है। तो किस तरह से जिम वाले अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे? तो ये सारी कम्प्लेक्सिटीज हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो सिर्फ कहानी ये नहीं है कि सेल्स क्रेडिट हो गई, डेटर अकाउंट डेबिट हो गया, सिर्फ ये नहीं है, बल्कि क्या है, हम एक प्रॉपर कम्प्लेक्स सिस्टम पढ़ेंगे कि हमारे बिजनेसेस की नेचर होती क्या है और हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे और क्या कुछ हम इसमें जो है वो लेके चल रहे होंगे। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली जब हम बात करते हैं यहाँ पे, IFRS 15 जिस कोर प्रिंसिपल के ऊपर बेस कर रहे हैं ना, कि एंटिटी ने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करना है, रिमेंबर, जिस मैनर में आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर को दे रहे हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में, उसी मैनर में आपको जो आपको कंसिडरेशन मिलेगी वो आपने रिफ्लेक्ट करनी है। दैट इज द थिंग। ये आपका एक कोर प्रिंसिपल है, ये आपका एक कोर प्रिंसिपल है कि जिस तरह आप अपनी गुड्स, आप अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, उसी तरह आपने क्या करना है, आपने अपना रेवेन्यू जो है वो रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जांपल आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसे है और आपके कॉन्ट्रैक्ट में ओवर द टाइम, ओवर टाइम आप सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ एक बंदे से कि मैं आपको अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज दूंगा फॉर 6 मंथ्स, और मैं उससे एडवांस ले लेता हूँ 6 मंथ्स का। तो अब मैं इसको कैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा? तो हर महीने, एवरी मंथ, जो मैं सर्विसेज देता जाऊंगा उसी परसेंटेज में जो मुझे एडवांस मिला होगा, मैं उस एडवांस को उठा के इसमें रिकॉर्ड करता जाऊंगा, मैं रेवेन्यू में जो है वो रिकॉर्ड करता जाऊंगा। तो ये है एक बेसिक असूल, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको लेकर चल रहे हैं। तो इसके लिए जो बेसिकली हमारे 5 स्टेप मॉडल है जिसको हम क्या करेंगे, लेके चलेंगे, और कौन कौन से होंगे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम देखेंगे कि कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट जो है, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। फिर हम देखेंगे कि जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, सबसे पहले हमने क्या देखना है कि भाई हमारा कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट हुआ भी है कि नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट की नेचर क्या है, हम वो देखेंगे। फिर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें हम देखेंगे कि हमारे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कौन से हैं, क्या सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं कि नहीं। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस जो हमने एग्री किया है कि ये हम आपको काम करके देंगे या नहीं करके देंगे, हम उसको देखेंगे। फिर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस जो हैं उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है। अगर मैंने 2 काम करने हैं या मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट में 3 काम करने हैं, तो हर काम की कीमत क्या तय हुई है, मैं वो देखूंगा। फिर उसकी कीमत जो है उसको हम क्या करेंगे, हम उसको एलोकेट करेंगे, और एलोकेट करने के बाद एंड पे हमने क्या करना है, जिसकी एलोकेशन हो गई हम उसको क्या करेंगे, रेवेन्यू जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या, सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, उस कॉन्ट्रैक्ट में सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हमने देखना है, हमने आइडेंटिफाई करनी है ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है, हमने एलोकेट करनी है सेपरेट प्राइस क्या है, और हमने एंड पे क्या करना है, रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो करना है।
जैसे मैं आपसे एक बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये सीए मेड इजी का आप लोगों को शायद पता भी होगा। इनका एक है सब्सक्रिप्शन मॉडल। इनका क्या है, इनका एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है। वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपको समझाने की। जैसे अब वो क्या होता है, केम में और स्टूडेंट में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ठीक है हम आपको पढ़ाएंगे। क्या करेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे। इसके लिए हम आपसे क्या चार्ज करेंगे, 3,000 पर मंथ चार्ज करेंगे। अब वो बच्चा पूछा सर 3,000 में क्या मिलेगा। केम वाले कहते हैं जी हम आपको लाइव क्लासेस जो हैं वो देंगे, हम आपको रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो देंगे, हम आपको एलएमएस की सपोर्ट देंगे, ये कहते हैं। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या उस बच्चे ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है इस तरह की सर्विसेज का। जी हमने कॉन्ट्रैक्ट किया सर्विसेज का। फिर अब जो गेम सर्विसेज दे रहा है उसने क्या कमिट किया जी, लाइव क्लास कमिट की है, उसने रिकॉर्डिंग्स कमिट की है, एलएमएस कमिट किया है। नो दिस इज सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। क्या है, सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। फिर अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कीमत कितनी है, कीमत है 3,000 पर मंथ पर सब्जेक्ट। और ये 3,000 पर मंथ है, अप टू 4 सब्जेक्ट है। तो अब हमें लग गई पता कि यार ट्रांजैक्शन प्राइस भी ये है। फिर हम क्या करेंगे, जब पैसे आ जाएंगे फिर हम उस ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करेंगे। एक बच्चा कहता है जी मैंने सीआर पढ़ना है, मैंने टैक्स पढ़ना है, मैंने डीएसआर पढ़ना है। तो क्या करेंगे, इसके बाद वो एलोकेट करेंगे हर महीना। 1,000 इसको एलोकेट कर दिया, 1,000 इसको कर दिया और इसको एलोकेट कर दिया। इस एलोकेशन के बाद जब महीना पूरा हो जाएगा फिर वो क्या करेंगे, वो इसको जाके 3,000 रुपये को या सब्जेक्ट बेस्ड जो भी होगा वो अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो एक छोटा सा वेंचर है सीएमएडीजी। अगर आप वहां पे देखेंगे तो वहां पे भी रेवेन्यू की रिकॉग्निशन के लिए हम अपना रेलेवेंट स्टैंडर्ड जो है वो आईएफआरएस 15 इस्तेमाल कर रहे हैं। सॉरी। हम देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हम देख रहे हैं हमारे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस क्या थे, हम देख रहे हैं हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस क्या थी। हम उसको क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं। और जब महीने का हम प्रॉपर कर देते हैं जो हमने कमिट किया होता है कि हमने पैसे एडवांस पकड़े। अब क्या होता है सब्सक्रिप्शन में, सब्सक्रिप्शन पैसे हम इस डेट पे पकड़ रहे हैं, महीना खत्म हो रहा है। जब एक पूरे महीने की पेमेंट खत्म हो जाएगी तो फिर हम उसे क्या करेंगे, जाके अपने रेवेन्यू के तौर के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। सर ये जो है ना, इसी तरह से हमने सारा जो है अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है उनको देखना है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज को देखना है, डिफरेंट सेक्टर्स को देखना है कि कहाँ पे क्या उनके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या उनकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, ट्रांजैक्शन प्राइसेस किस तरह से डिटर्मिन होनी है, किस तरह से तय करनी है, कैसे कैलकुलेट होगी, उन ट्रांजैक्शन प्राइसेस की एलोकेशन हमने किस तरह से करनी है, और एलोकेट करने के बाद एंड पे हमने उस रेवेन्यू को रिकॉर्ड कैसे करना है। वो जो एंट्री पास करनी है कि रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट हो गया और ये बैंक या रिसीवेबल्स जो है डेबिट हो गए, उसको हमने क्या करना है, यहाँ पर रिकॉर्ड करना सीखना है। कुछ समझ लगी, ये जो थी वो भी गई। जी जनाब, कुछ समझ लगी। अब चलते हैं आगे, इस एग्जाम्पल देखते हैं। Either he on 1st November 2017, Shahid received an order from a customer for 30 computers as well as 12 months of technical support for computers. उसने शाहिद को एक ऑर्डर मिला है किसका, 30 कंप्यूटर्स का, और साथ 12 मंथ की टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करनी है। शाहिद डिलीवर्स द कंप्यूटर, वो उसी वक्त कंप्यूटर डिलीवर कर देगा एंड ट्रांसफर इट्स लीगल टाइटल। और जो लीगल टाइटल है उसको भी क्या कर देगा, वो ट्रांसफर जो है वो कर रहा होगा कि यार ये हमने क्या कर दिया है, ये हमने ट्रांसफर कर दिया है। उसके बाद ऑन सेम डे द कस्टमर पेड 25,000 अप फ्रंट। कस्टमर जो है उसी वक्त 25,000 पे कर देगा। कंप्यूटर जो है वो 20,000 का सेल हो रहा है और टेक्निकल सपोर्ट जो है वो कितने की है, 5,000 रुपये की है। हमने इसके ऊपर एक 5 स्टेप मॉडल जो है वो क्या करना है, अप्लाई करना है। अभी देखें, ये निक्का सा सवाल है, निक्की सी एग्जाम्पल है, लेकिन इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, अपना 5 स्टेप मॉडल जो है अप्लाई करेंगे।
सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। ठीक है भाई, 30 कंप्यूटर का ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसमें आपने 30 कंप्यूटर सप्लाई करने हैं और 12 महीने की आपने सर्विसेज देनी है। दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट। तो ठीक है, आइडेंटिफाई द ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद है आपने अपनी सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन देखनी है। सर दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हमें यहाँ पे मिली है, कौन कौन सी? नंबर वन, उसने कहा है कि मैं आपको कंप्यूटर दूंगा। हमने कहा ठीक है, कंप्यूटर दे देना। नंबर टू, उसने कहा है मैं आपको टेक्निकल सपोर्ट दूंगा 12 मंथ की। हमने कहा ठीक है, 12 महीने की टेक्निकल सपोर्ट भी मिल गई। थर्ड है ट्रांजैक्शन प्राइस। सर थर्ड जो है वो ट्रांजैक्शन प्राइस जो है वो हमने क्या करनी है, डिटरमिन करनी है। अब जो हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस तय हुई है वो कितनी है? वो है हमारी 25,000। वो कितनी तय हुई है? 25,000 हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस तय हुई, ये भी हमें लग गया पता। चौथा जो हमारे पास है, दैट इज एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। क्या? एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। ये 25,000 जो उसको मिला है, उसने कहा इस 25 में से जो 20,000 है वो किसका है? वो कंप्यूटर का है। और जो इस 25 में से 5,000 है वो है टेक्निकल सपोर्ट का। वो किसका है? टेक्निकल सपोर्ट का है। अब हमने एंड पे करना है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज। सर ये जो 20,000 है, चूंकि हमने कंप्यूटर सप्लाई कर दिए, ये तो ऑन स्पॉट ही हम क्या करेंगे, हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे कि भाई ये हमने काम कर दी है, ये हमने डिलीवर कर दी है। लेकिन चूंकि ये 12 महीने के लिए है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब 12 महीने पूरे हो जाएंगे, फिर हम क्या कर रहे होंगे, हम इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? ये जरा आप स्टेप नंबर फिर 4 और स्टेप नंबर 5 पढ़ लें, फिर हम जरा आगे चलते हैं, शाबाश, जल्दी से। 30 कंप्यूटर से 20,000 का एक कंप्यूटर, 20,000 इंटू 30 किया, 6 लाख रुपया उसने कंप्यूटर की सेल्स का अपना रेवेन्यू जो है उसी वक्त जो है इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लिया, बिकॉज हो चुके हैं। बाकी जो 5,000 उसने दिया है सर्विसेज का, ये बनता है 30 के ऊपर 1.5 लाख। अब ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पैसे मिलने हैं, पैसे मिल मिल गए हैं, बट ये काम मुस्तकबिल में करके देना है, तो ये आपकी लाइबिलिटी बन जाएगा। हाँ, आप इसको 12 पे डिवाइड करेंगे, हर महीने जो है वो क्या करेंगे, आप जितनी जितनी सर्विसेज प्रोवाइड करते जाएंगे, आप उतने महीने का रेवेन्यू जो है वो रिकॉर्ड करते जाएंगे। जी जनाब। नहीं, सब्सक्रिप्शन मॉडल तो नहीं है वहाँ, ये हर तरह पे एप्लीकेबल है। आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन नहीं, यहाँ पे आप पेमेंट की दो कैटेगरीज देख रहे हैं। एक है ऑन स्पॉट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, उसी वक्त काम आपने कर दिया। एक है आपके लिए ओवर द पीरियड, जो काम उसी वक्त कर दिया उसका रेवेन्यू उसी वक्त रिकॉर्ड कर लो। जो ओवर द पीरियड, जो टाइम लेके सॉल्व होगा, तो उसको जितना टाइम में अरसा में सॉल्व होगा उसको उतने टाइम का ही रेवेन्यू आपने रिकॉर्ड करना है। इसका स्टेप नंबर 5 को पढ़ने पे आगे चलते हैं। या अब इसकी कुछ इस तरह से एंट्री करेंगे ना। देखें, आपको 25,000 मिला है,
30 कंप्यूटर्स का। तो आप इसकी एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा 7.5 लाख से ना। 7.5 लाख आपके बैंक में आया, ये आपका डेबिट हो गया। रेवेन्यू आपका रिकॉर्ड होगा कंप्यूटर की सेल्स का, 20K इंटू 30, 6 लाख का आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। और बाकी जो है वो आपने फ्यूचर में करके देना है। तो ये आपकी कहलाएगी कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे कि अब आपकी लाइबिलिटी है, ये आपने टेक्निकल सर्विसेज देनी है, उसको आप अपनी लाइबिलिटी के तौर के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी, क्लियर है ये। आगे चलते हैं, आगे जाके हम इसको मजीद डिस्कशन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे क्या है क्या नहीं है। अभी तो हम बड़ी बेसिक सी बात कर रहे हैं। अभी हम इसकी एंट्रीज देखेंगे क्या है क्या नहीं है, रिकॉर्ड कब करनी है, हर पीरियड में रिकॉर्ड करनी है कि वंस रिकॉर्ड करनी है। आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद है पहला स्टेप, जो स्टेप नंबर 1 था, डेट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारा स्टेप नंबर 1 है जिसको हमने लेके चलना है, वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसको हमने किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, उसको हमने यहाँ पर देखना है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या है, आप लोगों ने बिजनेस लॉ पढ़ा होगा ना, BLD पढ़ा होगा। बिजनेस लॉ में आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो भी पढ़ा होगा। तो यू गाइस नो बेटर देन मी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज, जहाँ पे एक बंदे के पास एनफोर्सेबिलिटी का राइट है, दूसरे बंदे के पास ऑब्लिगेशंस हैं। मतलब अगर मिस्टर ए है और यहाँ पे मिस्टर बी है, मिस्टर ए मिस्टर बी को गुड सेल कर रहा है, मिस्टर बी क्या करेगा, इसको पेमेंट करेगा। इसके राइट हैं कि भाई इसको गुड्स मिले, इसका राइट है इसको क्या हो, पेमेंट करे। तो ये आपका क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, कि जहाँ पे आप एक दूसरे के राइट्स और ऑब्लिगेशंस हैं दो दो पार्टी का, और इन्फोर्स करवाते हैं। अब जो इन्फोर्सेबिलिटी है ये लीगल मैटर है, आपको पता है कानूनी तौर के ऊपर आप बाउंड होते हैं कि आपने ये काम करके देना होता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका, बेसिकली इट मे बी रिटर्न, इट मे बी ओरल, इट मे बी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट तो आपने लिख दिया, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपने लिख दिया। ओरल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या है, आपका ज़बानी कलामी है। इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि भाई ये काम ऐसा होना ही होना है, ये काम ऐसा होना ही होना है, इट इज़ अंडरस्टूड। जैसे फॉर एग्जांपल, आप आज अपना मोबाइल ऑन करें, आप नेटफ्लिक्स पे जाएं, आप जाके नेटफ्लिक्स की पेमेंट कर दें 1 मंथ की, कोई सलाम कुछ भी नहीं हुई। नो, इट इज एम्प्लाइड कि नेटफ्लिक्स ने आपको 1 महीने तक की सर्विसेज जो हैं वो देनी है। अगर आज 4 तारीख है, तो अगले महीने की 3 तारीख तक वो सर्विसेज देगा, उसके बाद अगर सर्विसेज बंद हो जाएंगी, इम्प्लाइड है। आपको फिर चाहिए होंगी, आप पेमेंट करेंगे, तो ये इम्प्लाइड नेचर में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होगा आपका। अगर याद रखिएगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट में एक बंदे के पास ये राइट है कि वो जब भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, लेकिन वो कंपनसेशन नहीं देगा, तो हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त ही एग्जिस्ट करेगा जब हर एक बंदे के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस जो हैं वो सेव है। आप आज कॉन्ट्रैक्ट करो, आज ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो, तो दूसरे बंदे को आपको कंपनसेशन जो है वो पे करनी पड़ेगी। ये आपने ये फैक्टर जो है कंपनसेशन का वो देखना होता है। अब हमें कब अब हमें कब पता चलेगा, या कोई क्राइटेरिया ऐसा होगा जिसको हम पढ़ के कह सकते हैं कि यार हाँ ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो एंटिटी ने जब भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो एंटिटी को ये तमाम चीज़ें जो हैं वो क्या करनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी, इफ़ दे वांट्स टू नो कि भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या नहीं हुआ। अब वो क्या है, बेसिकली कि पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी दो पार्टीज हैं, पार्टी ए या बी, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव कर लिया हो, इट मे बी रिटर्न अप्रूवल, इट मे बी ओरल अप्रूवल, या इट मे बी बिजनेस प्रैक्टिसेस। जैसे फॉर एग्जांपल, आप CMA पे फर्स्ट टाइम आते हैं, सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, वो आपको बता देते हैं। अब अगले महीने आप कुछ भी नहीं बताएंगे ना,
तो आप उन्हें पैसे भेजेंगे, वो स्पून से आपका पोर्टल जो है अपडेट कर देंगे। दैट इज इम्प्लाइड, ये आपका बिजनेस प्रैक्टिस जो है वो बनी हुई है कि आपने पैसे पे करने, उन्होंने आपको चीज़ करके दे देनी है। उसके बाद एंटिटी जो है पार्टीज के राइट्स जो हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, वो आइडेंटिफाई करेगी कि हमने क्या से गुड्स देनी है, कितनी देनी है, अगले बंदे के राइट्स क्या हैं वो आइडेंटिफाई करेंगी। पेमेंट टर्म्स क्या होनी चाहिए, पैसे कब मिलने हैं कब नहीं मिलने, एडवांस कितना मिलना है, बाद में कितने मिलने हैं, वो हम देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैज कमर्शियल सब्सटेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसमें कमर्शियल सब्सटेंस मौजूद होना चाहिए। मतलब रिस्क, अमाउंट, कैश फ्लोज, ये आने चाहिए। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए जहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इन्वॉल्व नहीं है, या जहां पे एंटिटी को कैश फ्लो ही नहीं आएगा। बल्कि भाई कॉन्ट्रैक्ट के लिए लाजमी है कि उसमें कमर्शियल सब्सटेंस मौजूद हो, जो भी उसके साथ रिस्क एसोसिएट है वो प्रॉपरली कम्युनिकेटेड हो, जो भी उसके साथ कैश फ्लोज हैं जो कम्युनिकेटेड प्रॉपर हो, तो ये उन दोनों में एग्जिस्ट होना लाजमी है। और सबसे एंड पे है इट इज प्रोबेबल, एंटिटी को यकीन है कि जो भी ड्यू कंसिडरेशन है वो अपनी जैसे ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी करेगी, वो अपनी ड्यू कंसिडरेशन रिसीव भी कर लेगी, जो पैसे लेने हैं वो ले लेंगे। अगर ये सारी कंडीशंस मीट हो रही हों तो फिर हम क्या कहते हैं, यस हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इसमें से कोई भी चीज़ हमारी लैप्स कर जाए ना, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें कोई कमर्शियल सब्सटेंस ही मौजूद नहीं है, आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया लेकिन आपको यकीन ही नहीं है पैसे मिलेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट में पागल हो, जब तुम्हें पता ही नहीं पैसे मिलेंगे तुम क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये पांचों की पांचों चीजें जो हैं वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर ये एग्जिस्ट करेंगी तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि आपका ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चल रहा है। इज दैट क्लियर? रीड कर लें फिर हम आगे चलें, शाबाश जल्दी से रीड करें। नहीं क्रैमिंग भाई, क्रैमिंग कुछ नहीं है इसमें, आपको बातें बता रहा हूँ। यू हैव टू रीड दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ताकि आप इसको सवालों में अप्लाई करेंगे जाकर। क्रैमिंग इसमें है ही नहीं। नोट्स बनाने हैं आपने, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखने हैं।
जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। कहते हैं, अब शॉपकीपर एग्रीड टू डिलीवर 10 कंप्यूटर्स टू वकास इंटरप्राइजेज विद इन 3 मंथ्स। दुकानदार ने एग्रीमेंट किया है वकास इंटरप्राइजेज से हम आपको 3 महीने में 10 कंप्यूटर देंगे। एज पर द एग्रीमेंट, शॉपकीपर कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एनी टाइम बिफोर डिलीवरिंग द कंप्यूटर। वो जब दिल चाहे वो एग्रीमेंट तोड़ सकता है। इन केस ऑफ कैंसिलेशन, शॉपकीपर इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी पेनल्टी टू वकास इंटरप्राइजेज। वो कैंसिल भी करेगा और कुछ देगा भी नहीं। डज इट कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट? द आंसर इज नो। हमने यहाँ पे क्लियरली पढ़ा है कि जहाँ पे आप अगर सेकंड पार्टी को कंपनसेट नहीं कर रहे इन द केस ऑफ टर्मिनेशन, हम इसको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं मानते। बिकॉज यहाँ पे हमने देखना है कि वो जो पार्टी जो टर्मिनेट कर रही है, दूसरी पार्टी के पास एनफोर्सबिलिटी का राइट होना चाहिए कि भाई मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मेरा काम करके दो। अगर तुम मेरा काम करके नहीं दोगे तो मैं तुमसे पैसा निकलवाऊंगा। तुम्हारे पास एनफोर्सबिलिटी का राइट होना चाहिए। इफ यू डोंट हैव दैट राइट, देन कॉन्ट्रैक्ट आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। इज दैट क्लियर? अब आते हैं हम, अगर आपको कंसिडरेशन एडवांस में मिल जाए, क्या मिल जाए? कंसिडरेशन एडवांस में मिल जाए, फिर हम क्या करेंगे? क्या हम उसे कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे या नहीं मानेंगे? हम उसको देखते हैं। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, अ, अ, आप लोगों ने मोबाइल्स के पैकेजेस लगाते हैं? मोबाइल्स के पैकेजेस लगाते हैं। मोबाइल्स के जब पैकेजेस लगाते हैं, आपने 30 डेज का पैकेज लिया, आप पेमेंट एडवांस में करते हैं क्या पैकेज यूज करने के बाद करते हैं? जरा बताएं। पेमेंट एडवांस में करते हैं। भाई मैं आज फॉर एग्जांपल 4 तारीख है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, 4 नवंबर है। मैं 4 नवंबर को मैं एक 1500 रुपये का पैकेज करता हूँ और अपनी टेली कम्युनिकेशन वाली कंपनी है, मैं उसको पे कर देता हूँ आज। मैं उनको आज पे कर रहा हूँ, एडवांस पे कर रहा हूँ। क्या ये इसको इमीडिएटली रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे? उस चीज को जरा हमने क्या करना है, देखना है। कंसिडरेशन हमें एडवांस मिल गई है। कहता जी, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया, अभी जो हमने सारे क्राइटेरिया पढ़े हैं, अगर वो मीट नहीं कर रहा, एंड एंटिटी रिसीव एडवांस कंसिडरेशन फ्रॉम द कस्टमर, और एंटिटी को एडवांस मिल चुका है, the entity shall recognize its revenue only when either of the following events occur। एंटिटी अपना रेवेन्यू तब इनकर करेगी, रिकॉर्ड करेगी, जब इन दोनों में से कोई एक हो जाए। क्या? कि एंटिटी हैज नो रिमेनिंग ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर और गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर। के भाई पैसे ले लिए, लेकिन अब एंटिटी ने जो भी काम करना था वो करके दे दिया है। अब उसने मजीद कोई गुड्स जो है वो ट्रांसफर नहीं करनी, कोई सर्विसेज नहीं देनी, और जो भी प्रॉमिस कंसिडरेशन थी वो सारी की सारी सब्सटेंशियली क्या हो चुकी है, वो ट्रांसफर हो चुकी है। और जो आपने पैसे रिसीव कर लिए हैं, ये रिफंडेबल भी नहीं है। मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो काम करके देना था आप वो काम करके दे चुके हैं। जो आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस थी, सारे वादे आपने करके दे दिए हैं। आपको पैसे रिसीव भी हो गए हैं और ये पैसे रिफंडेबल भी नहीं है। अगर ये सीन है तो आप उसको क्या कर लो, रेवेन्यू के तौर के ऊपर रिकॉर्ड कर लो, या कॉन्ट्रैक्ट हैज बिन टर्मिनेटेड, कॉन्ट्रैक्ट मुक गया है, और जो कंसिडरेशन रिसीव हुई है कस्टमर से वो नॉन रिफंडेबल है, तो तब भी क्या करेंगे, आप इसको रेवेन्यू जो है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसे अभी बात करते हैं, आप एक बच्चा जो है वो CMADZ की सब्सक्रिप्शन फी पे करता है, वो नॉन रिफंडेबल है। आप फी पे करते कह जी मुझे महीने बाद, हफ्ते बाद वापस कर दें, वो तो वापस नहीं हो सकती। बिकॉज वो डे 1 से कम्युनिकेटेड है कि हम आपसे 3,000 लेंगे, आपने पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना ना पढ़े। आप एक हफ्ता पढ़ते कि जी मैंने नहीं पढ़ना, तो अब आपकी वो सब्सक्रिप्शन जो हमने पे की है वो नॉन रिफंडेबल।
आप इनकार कर देंगे, हम उसे क्या कर देंगे, जाके अपने रेवेन्यू के तौर के ऊपर जो है वो क्या कर देंगे, वो रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन जब हमें ये एडवांस मिलेगा, जैसे ही एडवांस मिला, हम इस एडवांस को अपनी लाइबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। जब इन दोनों में से कोई एक इवेंट हो गया, तो फिर हम इस लाइबिलिटी को उठा के कहाँ ले जाएंगे, हम इसको अपने रेवेन्यू में जो है वो लेकर जा रहे होंगे। इज दैट क्लियर? इस एग्जाम्पल है, मिस्टर अवैस एग्रीड ऑन 31 मार्च 2017। अवैस ने एग्री किया 1 मार्च 2017 को टू सेल 5 कटिंग मशीन्स टू एक्सियम इंटरप्राइजेज, कि हम एक्सियम इंटरप्राइजेज को 5 मशीनें जो है वो दे रहे हैं। ड्यू टू सम डेफिशिएंसी इन द ड्राफ्टिंग एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें कोई मसले मसाइल थे। ईच पार्टी राइट्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, दोनों पार्टीज के राइट्स जो हैं वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। ऑन 31 मार्च 2017 मिस्टर अवैस डिलीवर्ड द गुड्स। 31 मार्च को सारी गुड्स जो हैं वो अवैस ने डिलीवर कर दी। अब वो ऑल जो कंसिडरेशन थी वो फुलफिल हो गई हैं। एंड दे वर एक्सेप्टेड बाय एक्सिम, और एक्सिम ने ले भी ली। आफ्टर 10 days ऑफ डिलीवरी, अप्रैल 2017 को एक्सिम मेड द फुल पेमेंट, एक्सिम ने फुल पेमेंट भी कर दी। एंड विच इज नॉन रिफंडेबल, अब वो नॉन रिफंडेबल है भाई। ठीक है, अब देखें, जो कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ करना था उसमें जो राइट्स एंड कंडीशंस थी वो नहीं थी, ड्राफ्टिंग एग्रीमेंट का लग गया पता। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने मशीनें भेज दी, उसने मशीनें रिसीव भी करके पेमेंट भी कर दी है। अब हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, आंसर इज यस, हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज हमने कहा था कि इन दोनों में से कोई एक इवेंट भी हो जाए हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। ऑल दो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का मीट करने का क्राइटेरिया था वो फुलफिल नहीं हुआ, लेकिन हमने कंसिडरेशन रिसीव भी कर ली है, हमने वो तमाम जो हमारी ऑब्लिगेशंस थी हमने वो भी ट्रांसफर कर दी हैं, हमें पैसे भी मिल गए हैं, पैसे नॉन रिफंडेबल हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो उसको जिस दिन पैसे मिले हैं 10 अप्रैल को, उस दिन क्या किया जाएगा, उस दिन परफॉर्मेंस भी हो चुकी है, पैसे भी मिल चुके हुए हैं, नॉन रिफंडेबल है। इस दिन 10 अप्रैल को हम क्या करेंगे, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, जब उसने 31 मार्च को बेचा था, तो 31 मार्च को वो अपना रिसीवेबल रिकॉर्ड करेगा, लेकिन जब उसको 10 अप्रैल को पेमेंट हो जाएगी, तो 10 अप्रैल को वो अपने उसको क्या करेगा, रेवेन्यू के तौर के ऊपर रिकॉर्ड कर रहा होगा। इज दैट क्लियर? ये भी एग्जांपल जरा इसको तो जल्दी से रीड कर लें, फिर हम आगे चलते हैं।
हाँ, भी क्लियर है। उसके बाद है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके बाद है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि आपने एक ही बार में मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं लेकिन वो हैं सेम। तो हम उससे क्या करेंगे, हम उसको एक कॉन्ट्रैक्ट ही मान रहे होंगे। क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक कस्टमर आता है और आपकी कंपनी है कंस्ट्रक्शन की। वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, कि जी मुझे आपसे ग्रे स्ट्रक्चर बनवाने हैं। आप कहते हैं ठीक है सर, बना देंगे। कहता है जी फिर मुझे आपसे फिनिशिंग करवानी है, आप जल्दी कर देंगे। कहता है जी फिर मुझे आपसे एंड के ऊपर सोलर भी लगवाने हैं, कर देंगे। उस बंदे ने एक आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे बना के दें ग्रे स्ट्रक्चर। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे उस ग्रे स्ट्रक्चर को फिनिश भी करके दें। तीसरा उसने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे सोलर भी लगा के दें। अब यहाँ पे तीन मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो आप इसे कह सकते हैं कि भाई उसने हमसे कॉन्ट्रैक्ट किया है प्लॉट से लेके फिनिश घर उसको चाहिए। तो आप इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को कंबाइन भी कर सकते हैं। जैसे भी देखते हैं, कहता है कि एंटिटी शेल कंबाइन, एंटिटी के पास ये ऑप्शन है कि वो कंबाइन कर सकती है टू और मोर कॉन्ट्रैक्ट एट और नियर टाइम विद द सेम कस्टमर। अगर सेम कस्टमर ने एक या एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और वो उन्हें कंबाइन करके एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट भी ट्रीट कर सकती है, जब ये फॉलोइंग कंडीशंस मीट हो जाए। क्या? कॉन्ट्रैक्ट आर निगोशिएटेड एज पैकेज विद अ सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव। जैसे अभी बात की कि भाई जब वो बंदा पहले आपके पास आया था, उसने पहले आपसे कहा था ग्रे स्ट्रक्चर, इसकी बात की। अब उसने बाद में कहा नहीं मुझे फिनिशिंग भी करके दो। तो जब अब दोनों पे आ रहा है तो आप इन दोनों को एज अ पैकेज के तौर के ऊपर क्या कर सकते हैं, निगोशिएट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू बी पेड इन वन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द अदर कॉन्ट्रैक्ट। कि आपको वो पेमेंट करेगा दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होने पे। आपको फिनिश घर की पेमेंट की जाएगी जब आप उसको ग्रे स्ट्रक्चर बना के दे देंगे, या आपको वो सोलर की पेमेंट उस वक्त करेगा जब आप उसको फिनिश घर जो है बना के देंगे। और जो गुड्स एंड सर्विसेज आपने परफॉर्मेंस किए हैं इन कॉन्ट्रैक्ट में, वो एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है अंडर IFRS 15। अभी अब आगे जाके जब हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे वहां पे हम देखेंगे। तो आप वो जो गुड्स दे रहे हैं, आप उसको एज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी मान सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले बंदा आया, उसने कहा जी मुझे ग्रे स्ट्रक्चर बना दें, तो ग्रे स्ट्रक्चर बना के देना एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन था। वही ने बताया कहता नहीं मुझे फिनिश भी कर दे, अब फिनिश कर देना एक सेकंड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। आप इसको कंबाइन कर सकते हैं और आप उससे ये एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में कर सकते हैं। ठीक है भाई तुम्हें फिनिश कर चाहिए, तो अगर ये तीनों क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं, तीनों से एक भी हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंबाइन कर सकते हैं। गॉट इट? जैसे ये सवाल है कि आदिल लिमिटेड एंटर्स इनटू टू सेपरेट एग्रीमेंट विद कस्टमर एक्स। 10,000 ईंटें देनी है 1 लाख रुपए की, और बाउंड्री वॉल बिल्ड करनी है कितने की, 20,000 रुपए की। क्या हम इन्हें कंबाइन कर सकते हैं? अब आप इन्हें एक एग्रीमेंट के तौर के ऊपर कंबाइन कर सकते हैं, बिकॉज एक एग्रीमेंट दूसरे के ऊपर कंटीजेंट है। देखें, आप 10,000 ईंटें देंगे तो फिर ही वो आपसे दीवार जो है वो बनवाएगा। ये है, दोनों की प्राइस जो है वो भी चेंज है, दोनों हैं भी इंडिपेंडेंट। तो ये क्या कर सकते हैं, आप इनको कंबाइन कर सकते हैं। एक दफा इसे पढ़ लें, फिर हम आगे चलते हैं।
आखिरी वाले का मतलब है, जैसे देखें, ये एक सेपरेट गुड्स और सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक सेपरेट है। आप इनको कंबाइन कर सकते हैं कि यार मैं तुम्हें दीवार बना दूंगा। आप इसको कंबाइन करके एक सिंगल ऑब्लिगेशन कर सकते हैं कि ठीक है, तुम लाख रुपए की ईंटें हैं, 20,000 बनाने के, तो मेरे से एग्रीमेंट कर लो, मैं तुम्हें एक 10 में दीवारें बना दूंगा। तो आप इन दोनों को कंबाइन करके एक नया परफॉर्मेंस या सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। तो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाएगा। क्लियर है ये? उसके बाद है सेकंड पॉइंट, दैट इज आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। देखें, पहला क्या था? कॉन्ट्रैक्ट की आइडेंटिफिकेशन, वो हमने देख लिया। कॉन्ट्रैक्ट कैसे आइडेंटिफाई होगा? अब इस कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, हमने वो आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये एग्रीमेंट तो कर लिया, ये मुआहिदा जो हमने कर लिया है, अब इस मुआहिदे में परफॉर्मेंस क्या करनी है? हमने काम कौन सा करना है, ये अब हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। जब हमारा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई हो जाएगा, फिर हम आगे जाएंगे और हम देखेंगे कि हमारी ट्रांजैक्शन प्राइसेस जो हैं वो क्या होती हैं। अब जब हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करना है तो वो क्या होगा, उसको देखते हैं। रिमेंबर, जो हमारा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है नॉर्मली स्पेसिफाइड होगा कॉन्ट्रैक्ट में। ये कॉन्ट्रैक्ट में बता दिया रहेगा कि भाई ईंटें बनानी है, ईंटें डिलीवर करनी है, दीवार बनानी है, घर बना के देना है, फिनिशिंग करके देनी है। नॉर्मली ये आइडेंटिफाई है, हम वाज़ह तौर पे बता देते हैं कि भाई हम जो तुमसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें तुमने काम करके ये देना है, उसमें तुमने काम ये करके देना है, या हम ये काम करके देंगे। देखिए, इसमें कुछ इम्प्लाइड परफॉर्मेंसेस भी हो सकते हैं जो कस्टमर के बिजनेस प्रैक्टिसेस की वजह से होते हैं, या जो आपके बिजनेस पॉलिसीज की वजह से होते हैं, या जो आपने एक एक्सपेक्टेशन रेज की होती है अपने स्टेटमेंट की वजह से, वो भी इसका पार्ट बन जाते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, इसके एग्जांपल देता हूँ। सीएमए डीजी के ऊपर आप 3,000 पे कर रहे हैं फॉर सब्सक्रिप्शन, और सीएमएडीसी वाले तो सिर्फ आवाज लगाते हैं कि वी आर लाइव क्लासेस वाले। तो इसका मतलब सीएमएडीसी की जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो लाइव क्लासेस है ना, लाइव क्लासेस है। लेकिन आप सबको पता है कि भाई ये लाइव क्लासेस भी देंगे, ये आपको रिकॉर्डिंग्स भी देंगे, बिकॉज ये इनकी पब्लिश पॉलिसी है, ये आपको एलएमएस की एक्सेस भी देंगे, ये आपसे क्लास टेस्ट भी जो है वो कंडक्ट कराएंगे। अब ये सारी चीजें जो हैं वो तो कहीं भी आपसे कमिट नहीं की गई, लेकिन ये सारी चीजें क्या हैं, ये बिजनेस प्रैक्टिस है सीएमएडीसी की, वो करके देंगे। ये इनकी पब्लिश पॉलिसी है कि भाई वो करके देते हैं। और इवन एट द एंड ये भी कहते हैं कि हम आपको क्रैश कोर्स भी करवाएंगे, आखिरी महीने में कोई 10 दिन की हम रिवीजन भी करवा के दे रहे होंगे। तो ये इनकी पब्लिक पॉलिसी है, ये इन्होंने अपनी एक एम्प्लॉयड एक्सपेक्टेशन रेज की है कि एक बच्चा जब आएगा, जब बच्चा इनसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो सीए मेड इजी वालों ने ये करके देना है। तो दीज विल बी कंसिडर्ड एज अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऑफ सीए मेड इजी। इज दैट क्लियर? तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन स्टेटेड भी होगा, लिखा भी होगा, एम्प्लॉयड भी होगा, आपके बिजनेस प्रैक्टिसेस, आपकी पब्लिशर्स पॉलिसीज के मुताबिक जो है वो भी क्या होगा, कंसीडर हो रहा होगा। अब हर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा क्या है क्या नहीं है, लिमिटेड इस नहीं है, लेकिन ये सारा कुछ बीच में इन्वॉल्व हो सकता है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हमारे क्या क्या हो सकते हैं। जैसे ये डिपेंड्स करे कॉन्ट्रैक्ट पे। जैसे अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो गुड्स को प्रोड्यूस करना,
ये उसका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो सकता है। एक बंदा रिटेलर है, गुड्स की रीसेल करना हो सकता है। या अगर आपने कोई कस्टमर से स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो उस स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना, दैट विल बी योर सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अगर आपके स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं या आपने गुड्स जो हैं वो प्रोवाइड की हुई हैं या आप गुड्स बना के दे रहे हैं, तो वो जो आपके स्टैंडिंग गुड्स हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, वो प्रोवाइड करना, दैट विल बी योर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है वो कर रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने सॉफ्टवेयर लिया हुआ है जूम वालों का, तो जूम वालों का बेसिकली ये एक स्टैंडिंग सर्विसेज है कि जब भी ये जूम डाउन होगी तो वो हमें ये सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करेगा। आप एक वेबसाइट डेवलप करते हैं, आप एक वेबसाइट डेवलपर करवाते हैं, तो वो उससे कॉन्ट्रैक्ट करता है कि ठीक है मैं आपको वेबसाइट डेवलप कर दूंगा, लेकिन मैं आपको 1 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स जो है वो देता रहूंगा। तो वो एक स्टैंडिंग रेडी है कि भाई मैं आज एक बंदे से काम करवाया है, उसने मेरे से कमिट किया है कि जब भी मेरी वेबसाइट में कोई बग कुछ भी आएगा वो मुझे करके देगा, ये होगा। उसके बाद है ग्रांटिंग राइट्स टू गुड्स और सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड इन फ्यूचर दैट अ कस्टमर कैन रीसेल। कि आपको हम राइट्स दे रहे हैं, फ्यूचर में आप क्या कर सकते हैं, आप गुड्स को बेच सकते हैं, सर्विसेज वगैरह को बेच सकते हैं, ये इसमें आ सकता है बीच में। कंस्ट्रक्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग या डेवलपिंग एन एसेट ऑन बिहाफ ऑफ अ कस्टमर। आपसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मुझे घर बना दे, हम घर बना के दे रहे हैं। आपसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मुझे कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने, हम डेवलप करके दे रहे हैं, तो ये सारे आपके परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। आप अपने आप को यहाँ पे लिमिट नहीं कर सकते, बिकॉज दीज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऑलवेज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे अगर एक सर्वर कंपनी है, उसने आपसे आपने उसका पैकेज लिया, उसका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है आपको इंटरनेट देना, आपको मिनट्स देना, सर्विसेज देना, ये उसका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो ये डिपेंड करेगा हर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो उस पर काम करने को कमिट किया है, वही क्या कहलाएगा आपका, वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है वो कहला रहा होगा। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा, एट द इंसेप्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंटिटी मस्ट असेस द गुड्स, कि हमें कौन सी गुड्स लेनी है, कौन सी सर्विसेज जो है वो हमने प्रोवाइड करनी है, किसके बदले में हम कौन सी चीज दे रहे हैं, किसके बदले में हमें कंसिडरेशन मिल रही है, दैट मस्ट बी आइडेंटिफाइड। कि भाई कौन सी गुड्स देनी है, कौन सी सर्विसेज देनी है, कोई पैकेज में देना है, कोई बंडल में देना है, ये सारा कुछ जो है वो आइडेंटिफाई होना चाहिए। अगर आप मल्टीपल गुड्स दे रहे हैं तो डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट नहीं है, तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन आपके सामने क्या होने चाहिए, मेंशन होने चाहिए। इज दैट क्लियर? इसे एक दफा जल्दी से रीड कर लें, फिर हम आगे चलें। हाँ भी क्लियर है। अब हमने देखना है कि हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारी गुड्स या सर्विसेज जो हम दे रहे हैं, क्या वो डिस्टिंक्ट हैं या नहीं है, मतलब एक दूसरे से अलग हैं
या नहीं है, उसको हम देखते हैं क्या है क्या नहीं। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा दो तीन बातों को। क्या हम गुड्स या सर्विसेज को, अगर आपके मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, मल्टीपल चीजें कमिट कर रहे हैं, तो हम कैसे मानेंगे कि वो डिस्टिंक्ट हैं? अगर ये क्राइटेरिया मीट हो जाए, क्या कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड और सर्विसेज इधर its own or together with the resource that are readily available to the customer, कि जो भी गुड्स या जो भी हम सर्विसेज दे रहे हैं वो उससे इंडिविजुअल बेनिफिट्स जो हैं वो ले सकता है, नंबर वन। नंबर टू, द एंटिटीज परफॉर्मेंस, the entity's promise to transfer the good and services is separately identifiable from the performance, कि वो जो गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर कर रहे हैं आप उन दोनों को सेपरेटली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। इफ दैट इज द कंडीशन, तो हम इसे क्या मानेंगे कि ये हमारा क्या है, डिस्टिंक्ट है। जैसे एक आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आप एक फॉर एग्जांपल एसी लेने जाते हैं। अब दुकानदार आपको एसी बेच रहा है तो एसी गुड्स में आता है, ठीक है। वो एसी की इंस्टॉलेशन सर्विसेज दे रहा है, नाउ इट इज द डिस्टिंक्ट, अलग है ये। आप उसको सेपरेटली क्या कर सकते हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एसी खरीदने के इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं वो सेपरेट हैं। एसी की जो सर्विसेज ले रहे हैं इंस्टॉलेशन, उसके परफॉर्मेंस बेनिफिट्स जो हैं वो सेपरेट है। वो आपको उसकी मेंटेनेंस भी देता है, वो आपको उसकी 3 साल की फ्री में सर्विसेज की ऑप्शन देता है। तो ये सारे ये इंडिपेंडेंट रेट हो रहे होंगे, तो हम कहेंगे हाँ यार हमारे ये डिस्टिंक्ट हैं गुड्स और सर्विसेज। जैसे एग्जांपल है कि पीको लिमिटेड सेल्स 10 वॉशिंग मशीन फॉर 20,000 ईच टू रिटेलर एंड को। पीएल ऑल्सो प्रोवाइड द फॉलोइंग फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री सर्विसेज एंड मेंटेनेंस फॉर 3 years, ओके। 10 kg ऑफ वॉशिंग पाउडर एवरी मंथ फॉर नेक्स्ट 18 months, ठीक है। A discount voucher for a 50% if next purchase is made in the next 6 months. Identify the separate performance obligation. हमने बताना है क्या ये separate performance obligations हैं या नहीं। अब देखिए इसमें चार बातें हैं। नंबर वन, हम इसमें वॉशिंग मशीन जो है वो दे रहे हैं, ये एक अलग है। नंबर टू, जो उसकी मेंटेनेंस है ये अलग है। नंबर थ्री, जो हम उसको वॉशिंग पाउडर जो है वो दे रहे हैं ये अलग है। और नंबर फोर पे जो है जो हमने उसको डिस्काउंट वाउचर दिया ये अलग है। तो ये सेपरेट, चारों के चारों सेपरेट है। और चारों के चारों क्या है, आपस में डिस्टिंक्ट है, बिकॉज हम एक से उसके मुताबिक ही बेनिफिट्स दे रहे हैं। और अगर हम एक से बेनिफिट लेंगे तो उसके साथ साथ दूसरे जो इन्वॉल्व हैं उससे भी हमें क्या मिलेगा, बेनिफिट्स जो हैं वो मिल रहे होंगे। जैसे अगर आप बात करें, मशीन आपको अभी मिल जाएगी तो ये पॉइंट ऑन टाइम है, उसी वक्त बेनिफिट हो जाएगा। सर्विसेज आपको 3 साल में मिलेंगी तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। वॉशिंग पाउडर आपको 18 मंथ्स तक मिलेगा तो आप उसको 18 मंथ्स तक रिकॉर्ड करेंगे। डिस्काउंट वॉचर आपको मिल रहा है तो आप उसको उसी के परस्पेक्टिव पे जितने मंथ्स के लिए मिला है आप उसी मंथ्स के लिए क्या करेंगे, आप उसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? इसमें कोई सवाल है? थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ, इसको देख लें, फिर मैं ज़रा आगे देखता हूँ नॉट डिस्टिंक्ट सर्विसेज में क्या है क्या नहीं है। इसका सोल्यूशन अगर रीड करना चाहते हैं कर लें। हाँ भी क्लियर है, आगे चलें। अब ये डिस्टिंक्ट और नॉट डिस्टिंक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों देखें। जब आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आपको डिस्टिंक्ट है ना, आपको पता है यार मैंने दो तीन चीज़ें दे रहा हूँ, गुड्स जो हैं वो मेरी सेपरेट हैं, सर्विसेज जो हैं वो मेरी सेपरेट है। इफ़ यू नो दीज, तो आप इनकी ट्रांजैक्शन प्राइस को इजीली डिटरमिन कर लेंगे। आपकी एलोकेशन जो है इजी हो जाएगी। आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये अलग देना है ये अलग देना है। लेकिन अगर डिस्टिंक्ट नहीं है, आप गुड्स भी दे रहे हैं, आप सर्विसेज भी दे रहे हैं, और ये आपस में डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब आप इनको सेपरेट नहीं कर पा रहे। अगर आप इनको सेपरेट नहीं कर पा रहे तो फिर हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो हमने देखना है। अमूमन तो हमें चलता है पता कि यार जो मैं गुड्स दे रहा हूँ सर्विसेज दे रहा हूँ वो डिस्टिंक्ट है।
लेकिन अगर आप टू या मोर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आपके ऐसे हैं जिसमें आप उनको सेपरेट नहीं कर पा रहे, तो आप उसे क्या करेंगे, फिर आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे ऐसा एक पैकेज। कब देख लेते हैं। There are factors that indicate two or more promises to transfer goods or services to a customer are not separately identifiable include but are not limited to the following, कि अगर ये फैक्टर्स हैं तो हम कह देंगे कि ये आपकी नॉन डिस्टिंक्ट गुड है, हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो कौन कौन सी? कि entity provides a significant services of integrating the goods or services with the goods or services promised in the contract into a bundle of goods or services that represent the combined output, कि आप उसको जो गुड्स दे रहे हैं वो कंबाइन आउटपुट में इतनी इंटीग्रेट है कि आप उनको डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते। आप उनको डिफरेंशिएट जो है वो कर ही नहीं पा रहे कि ये अलग चीज है या अलग चीज नहीं है। जैसे आपने आप जाते हैं टेलर के पास, आप जाके उससे ड्रेस जो है वो स्टिच करवाते हैं। लेकिन आपने एक चीज नोट की होगी, वो जब ड्रेस स्टिच करके देगा तो उसके नीचे जो ओवरलॉक होगी वो भी करके देगा, उसके जो बटन्स होंगे वो भी लगा के देगा, ऐसे है कि नहीं? लेकिन ओवरलॉक एक अलग काम है, बटन्स लगाना अलग काम है, लेकिन वो इस ड्रेस स्टिचिंग के साथ इतना इंटीग्रेटेड है कि अब आप इसको सेपरेटली आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते। बिकॉज जो वो आपकी आउटपुट आ रही है ड्रेस, वो उसका पार्ट एंड पार्सल बन गया हुआ है। तो अब आप इसको सेपरेटली नहीं लेके चल सकते। गॉट इट? समझ लगी? या आप वो गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो कस्टमर के लिए आपने इतनी कस्टमाइज या मॉडिफाई कर दी है कि उसका यूज ही बिल्कुल चेंज हो चुका है वो। या गुड्स एंड सर्विसेज जो हाईली इंटरडिपेंडेंट है या इंटर रिलेटेड है, तो इनको हम कहेंगे कि यार ये डिस्टिंक्ट नहीं है, ये कंबाइंड ही है। अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो हम इनको फिर कंबाइंड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ही ट्रीट करेंगे, और हम फिर इनको कंबाइंड ही लेके चल रहे होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं एक वेबसाइट डेवलप करवाता हूँ, मैं वेबसाइट डेवलपमेंट के तो पे करता हूँ, लेकिन उसके अंदर ही उसकी 1 ईयर की मेंटेनेंस शामिल है, उसकी बग्स को रिमूव करना जो है वो शामिल है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन जो है वो उसमें शामिल है। अगर सारा कुछ शामिल है तो मैं इसको इसी का पार्ट एंड पार्सल बनाऊंगा। तो मैं इसको एक कंबाइंड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ट्रीट करूंगा। अब ये नहीं कि वेबसाइट को अलग करूंगा, मेंटेनेंस को अलग करूंगा, ऑप्टिमाइजेशन को अलग करूंगा, बिकॉज वो सारा कुछ मेरे ही मुताबिक है, मुझे कस्टमाइज करके मेरे मुताबिक दिया जा रहा है। तो ये एक सिंपल सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है वो ट्रीट होगा। जैसे एग्जांपल है, एन एंटिटी software developer enter into a contract with customer to transfer a software license, perform an installation services and provide unspecified software updates and technical support for 2 year period। ये इसने एग्रीमेंट किया। The contract specified that as a part of installation services, the software is to be substantially customized to add significant new functionality to enable the software to interface with other customized software application used by the customer. The entity sells the license, installation services, and technical support separately. The customized installation services can be provided by the entities. The software is made functional without the updates and technical support. Identify the परफॉर्मेंस एप्लीकेशन। अब देखें, वो सेपरेटली बेस्ड है, लेकिन आपने उससे लिया और आपने उसको इतना कस्टमाइज करवा रहे हैं कि दैट इज द पार्ट ऑफ दैट। अब वो उसको सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो अब जो सॉफ्टवेयर लाइसेंस है, जो कस्टमेशन इंस्टॉलेशन है, अब वो डिस्टिंक्ट नहीं है। बिकॉज तीन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से इंस्टॉलेशन आप करके दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड टेक्निकल सपोर्ट है। तो अब आप इसे क्या करेंगे, आप इसको एक कंबाइंड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ही मानेंगे, बिकॉज वो आपके मुताबिक आपको सारा जो है वो करके दे रहा है। क्लियर है? अगर इसमें कस्टमाइजेशन ना होती तो हम फिर इसको इंडिपेंडेंट मांग रहे होते। लेकिन चूंकि इसमें कस्टमाइजेशन और हाईली हमारे मुताबिक हो रही है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसको अब सेपरेट नहीं मानेंगे, बल्कि हम इसको एक कंबाइन ही कॉन्ट्रैक्ट मान रहे होंगे। बिकॉज उसने सारे का सारा किसके बारे में करके दे दिया है, उसने सारे का सारा हमारे बारे में करके दे दिया है।
क्लियर है भैया? जैसे ये सारी जो एग्जांपल्स है ना, जो हम ये कर रहे हैं, ये ग्रिपिंग आईएफआरएस की एग्जांपल्स है, स्टैंडर्ड की एग्जांपल्स हैं ये। वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल थी, लेकिन आपने उनको इतना हाईली कस्टमाइज करवा लिया है कि अब आप उनको अपने मुताबिक इस्तेमाल करें, तो नाउ इट इज नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल, दैट्स व्हाई इट इज कंबाइंड। जैसे ये सवाल है, in the view of requirement of IFRS 15, revenue with the contract, revenue from contract with customer, discuss whether goods and services provided in each of the above contract represent a single performance obligation. कहता है जी, ECL has entered into a contract with Kashif Builder for construction of residential project, including the supply of construction material and architectural services, engineering, site cleaner. ECL and its competitors provide such services to separately also. अब यहाँ पे डिफरेंट सर्विसेज हैं, कंस्ट्रक्शन की अलग दे रहे हैं, आर्किटेक्ट की अलग दे रहे हैं, इंजीनियरिंग की अलग दे रहे हैं। तो ये जो है, इसको आपने क्या सेपरेटली कॉन्ट्रैक्ट लेके चलना है या नहीं लेके चलना? तो मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, क्या वो बंदा जो आपसे कंस्ट्रक्शन के लिए आ रहा है, वो उसकी हर एक परफॉर्मेंस जो है वो दूसरे के ऊपर कंटीजेंट है? आप उसको कंस्ट्रक्शन मटेरियल देंगे, फिर ही आप उसे क्या करेंगे, आप उसको आर्किटेक्ट की सर्विसेज देंगे। आप उसको आर्किटेक्ट की सर्विसेज देंगे तो फिर उसे क्या करेंगे, आप इंजीनियरिंग देंगे। जब आप उसको इंजीनियरिंग सर्विसेज देंगे, सारा कुछ करेंगे, फिर आप साइट सर्विस देंगे। तो ये एक दूसरे पे क्या है, ये डिपेंडेंट है। वैसे तो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेबल है। अगर ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेबल है तो ये हमारा फिर नोट डिस्टिंक्ट है, हम इसको क्लासिफाई डिस्टिंक्ट नहीं कर पाएंगे, हम इसको एक कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट में क्या करेंगे, लेके चलेंगे। फिर है हमारे पास ये solution limited, a software developer entered into a 2-year contract with the customer to provide software license including future software update and post implementation support services. The license would remain functional even the updates and post implementation services are discontinued. तो ये भी डिस्टिंक्ट क्लासीफाई जो है वो नहीं होगी, हम इसको एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के तौर पर क्या करेंगे, लेकर चल रहे होंगे। क्लियर है ये? तो दो चीज़ें जो हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस आउट कर ली, मैंने इसके हैंड आउट सबसे शेयर किए थे। हमने दो स्टेप्स जो हैं, नंबर वन दैट वाज आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो देख लिया। नंबर टू हमने देख लिया कि हमारा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस जो है वो क्या होता है, किस तरह लेके चलेंगे, हमने वो देख लिया। कल फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ट्रांजैक्शन प्राइस हमने किस तरह डिटरमिन करनी है, उसके कुछ फैक्टर्स वेरिएबल्स देखेंगे, एलोकेशंस जो हैं वो इसको देखेंगे। उसके बाद फिर हम इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स जो हैं उसकी तरफ मूव कर रहे होंगे। जी जनाब। ज़रा मुश्किल तो नहीं था? ज़्यादा नहीं पढ़ लिया हमने? चलें, जिसको लाजमी रीड आउट कीजिएगा, लाजमी रीड आउट कीजिएगा।